वेलकम टू आलम अकेडमी स्टूडेंट्स। आज हम लोग पर्यावरण चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो बीपीएससी के द्वारा टीचर्स एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाना है उसमें पर्यावरण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जिन्होंने भी क्लास 1 to 5 के लिए अप्लाई किया है तो उनका जो सिलेबस रहेगा वो SCERT से रिलेटेड ही रहेगा। उनमें जो टॉपिक्स आए हैं उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर हम लोग इन चैप्टर्स में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको अगर कवर कर लें तो हमारा अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और मैंने क्या किया है, मैंने ऑलरेडी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया है जिससे कि आपका समय बच सके और आप उस बचे हुए समय में और ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है हमारा पटना से नाथुला की यात्रा। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि नाथुला, नाथुला कहाँ है हमारा, तो ये गैंगटॉक में पड़ता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ये गैंगटॉक में पड़ता है। सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने अंडरलाइन की है यहाँ पर, ये है सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। तो सिक्किम की राजधानी कहाँ है, गैंगटॉक। आपको करना क्या है कि भारत के जितने भी स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट्स का नाम लिख करके उनके कैपिटल को लिख लेना है और अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में कि स्टेट्स और उनके कैपिटल के बारे में बताएं। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में ये पड़ जाता है। तो आपको ये स्टेशन का नाम याद रखना है कि पश्चिम बंगाल का कौन सा रेलवे स्टेशन है, तो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। उसके आगे जो हाईलाइट किया गया पॉइंट वो है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल है। तो दार्जिलिंग कहाँ स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला जो है वो है हमारा टाइगर हिल। टाइगर हिल भी कहाँ है आपका, तो टाइगर हिल भी आपका पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये आपका क्वेश्चन पूछ देगा कि टाइगर हिल कहाँ स्थित है। तो आपको अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आसानी से इसको टिक कर देंगे। दूसरा जो है वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो एक चोटी है ये कहाँ है, तो ये आपको सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसको याद रखना है कि ये चोटी कहाँ है, ये चोटी आपकी सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। जितना भी हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस किया आप लोग उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे ताकि आपको आगे इसको रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को भी आप कर लें ताकि दोबारा रिपीट हो जाए आपका। जो नेक्स्ट जो चीज़ जो अंडरलाइन की गई है वो है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, अजायब घर, लॉर्ड बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क। ये सब कहाँ है, तो ये सब आपके दार्जिलिंग में स्थित है। तो इसको आप याद रखेंगे कि नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ये कहाँ है, ये आपका दार्जिलिंग में पड़ता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको लगेंगे कि बहुत ही आसान पॉइंट्स हैं, लेकिन एग्ज़ाम के समय में आप भूल जाएंगे जगह का नाम, जिससे कि क्या होगा आप सही ऑप्शन पे टिक नहीं कर पाएंगे। तो इसको आप लोगों को रेगुलर इसको रिवीजन में रखना है ताकि आप भूल ना पाएँ इसको। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हिमालय पर्वतारोहण संस्थान। भारत के गौरव तेंजिंग नोर्गे की आदमकद मूर्ति लगी है। तो तेंजिंग नोर्गे की आदमकद मूर्ति कहाँ लगी है, तो ये लगी है हिमालय पर्वतारोहण संस्थान पर लगी हुई है। इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये हिमालय पर्वतारोहण संस्थान बेसिकली होता क्या है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे अभी हम लोगों ने बात की है, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि ये क्या चीज़ है आखिर, इसके बारे में क्यों यहाँ पर लिखा गया। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा तेंजिंग नोर्गे के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था तिब्बत में हुआ था और बचपन के दिन उन्होंने नेपाल में बिताए थे। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि बचपन का दिन तेंजिंग नोर्गे का कहाँ गुजरा था,
तो ये उनका गुजरा था, नेपाल में गुजरा था। आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सन 1953 में तेंजिंग नोर्गे सर एडमंड हिलेरी के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट, जो कि समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, तो इसको आप याद रखेंगे क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट नंबर है। 8,848 समुद्र तल से ऊंचाई एवरेस्ट की कितनी है, तो 8,848। और कौन कौन लोग वहां गए थे, तो तेंजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलरी, ये दोनों गए थे। और कब इन्होंने उस पर चढ़ाई की थी, तो 1953 में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे ही जाने वाला है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर में, और जो दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस संस्थान को माउंट एवरेस्ट पर विजय खुशी में सन 1954 में स्थापित किया गया था। किस स्थान को, तो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान। ये जो संस्थान है इसको कब इस्टेब्लिश किया गया, कब स्थापित किया गया, तो 1954 ईस्वी में। यहाँ पे बेसिकली क्या की जाती है, तो ट्रेनिंग दी जाती है, पर जो भी पर्वतारोहण के लिए आते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो आसानी से ऊपर चढ़ सकें, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर सकें। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो गाइड होते हैं, वैसे हम लोग जानते हैं कि कहीं भी हम लोग कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ पे एक गाइड मौजूद होता है। उसी तरीके से जब आप पर्वतारोहण के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी एक गाइड मौजूद होता है। तो दार्जिलिंग में इस गाइड को क्या कहा जाता है, सिरदार कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दार्जिलिंग में गाइड को किस नाम से पुकारा जाता है, तो सिरदार के नाम से पुकारा जाता है। इसे आप याद कर लेंगे। तो तेंजिंग नोर्गे शुरू में क्या थे, एक गाइड की तरह काम कर रहे थे, तो इनको भी वहाँ पर सिरदार के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर चढ़ते हैं, क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जो भी पर्वतारोहण के लिए जाते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने साथ एक सिलेंडर ले जाते हैं। वो किस चीज़ का सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर होता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे कि जो सिलेंडर होता है वो सिलेंडर किस चीज़ का होता है, ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर होता है। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, तो हम लोग देखते हैं क्या है कि जो अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसमें यहाँ पर के स्लीपिंग बैग। स्लीपिंग बैग क्या होता है बेसिकली कि अगर आप जब पर्वतारोहण के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, वहाँ पे आपको जब रात में सोने का टाइम आता है तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, एक बैग का यूज़ करते हैं और उस बैग को हम लोग क्या कहते हैं, स्लीपिंग बैग कहते हैं। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नीचे आएंगे इसमें तो हम लोग देखेंगे क्या कि हाल फिलहाल बिहार की पर्वतारोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल, ठीक है, तो इस नाम को आप लोग याद रखेंगे। कौन सा नाम है, तो श्रीमती निरुपमा अग्रवाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, इसको याद रखेंगे। ये कहाँ की हैं, बिहार की हैं, और इन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है। तो इनका नाम बिल्कुल याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार, क्योंकि बीपीएससी के थ्रू कंडक्ट करवाया जा रहा है एग्ज़ाम, तो इसमें यहाँ पर बिहार से रिलेटेड जो भी मशहूर पर्सनालिटी है उनके बारे में पूछा ही जाएगा एग्ज़ाम में, और इनके बारे में भी ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, हम लोग देखते हैं क्या है कि गैंगटॉक जो है हमारा वो समुद्र तल से उसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, तो वो देख लेते हैं कि वो हमारा जो है ऊंचाई 6,000 फीट की ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है, 6,000 फीट की ऊंचाई पर है हमारा। तो गैंगटॉक समुद्र तल से लगभग 6,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिक्किम राज्य की राजधानी है। जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, सिक्किम राज्य की राजधानी है। और आगे यहाँ पे देखते हैं महात्मा गांधी सड़क। ये क्या है, महात्मा गांधी सड़क है। तो वहाँ पे क्या है, एक सड़क है जिस सड़क का नाम क्या है, महात्मा गांधी सड़क है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि वहाँ पर जो सड़क है उस सड़क का नाम है महात्मा गांधी सड़क। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट सब है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपको सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं।
अगला इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि सिक्किम की जो मुख्य नदी है, सिक्किम की मुख्य नदी कौन सी है? तीस्ता है। उसका क्या नाम है? तीस्ता नाम है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि सिक्किम की जो मुख्य नदी है वो उसका नाम है तीस्ता। और यहाँ पर जो मुख्यतः लेप्चा, नेपाली और भूटिया 3 टाइप की जातियाँ निवास करती हैं। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 5 ऑप्शंस दिए रहेंगे, और जो लास्ट ऑप्शन होता है वो ज़्यादातर होता है कि इसमें कोई नहीं या इसमें एक से ज़्यादा आंसर। तो हो सकता है जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ पे आपको पहला ऑप्शन लेप्चा दे दे, दूसरा ऑप्शन आपका नेपाली दे दें, उसके बाद तीसरा ऑप्शन आपका भूटिया दे दें, और वहाँ पर आपका फिर ऑप्शन सही ऑप्शन क्या जाएगा? ई जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर जो है एक से ज़्यादा सही है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके के आएंगे और आंसर उसको कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो हम लोग देखते क्या है कि जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, रूम टेक मोनेस्ट्री करमापा बौद्ध गुरु धर्म का निवास भी है। तो ये जो रूम टेक मोनेस्ट्री है, जिसको कि करमापा भी कहा जाता है, बौद्ध धर्म गुरु का निवास भी है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, रूम टेक किसको कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये आपके एससीईआरटी की किताब में दिए गए हैं, और आप जानते हैं कि उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि जो सिलेबस होगा आपका एससीईआरटी से होगा। आगे बढ़ते हैं। गैंगटॉक से लगभग 52 किलोमीटर दूर समुद्र तल से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाथुला है। तो नाथुला की जो पोजीशन अगर आप लोग देखेंगे तो नाथुला जो है हमारा वो 14,500 फीट की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। ये गैंगटॉक से कितनी दूरी पे है? तो ये 52 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये सारे नंबर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें, इस चैप्टर में देखते हैं कि और कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। आगे बढ़ने पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आपका एक और पॉइंट है, नाथुला। देख सकते हैं कि नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग से जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। जो नाथुला का रास्ता है प्राचीन काल में किस मार्ग के नाम से जाना जाता है? तो सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। इस पॉइंट को आप बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे इस चैप्टर में हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आई बिलीव है कि यही आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया। तो आप लोग अच्छे से इस पॉइंट्स को फिर से एक जगह नोट कर लेंगे और इसको बार बार रिवाइज करेंगे ताकि आप इसे भूल ना पाएँ। अब हम लोग दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो है खेल। ओके, सो यहाँ पर जो इस चैप्टर में कोई ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बेसिकली जो है खो खो के बारे में बात की गई है और कुश्ती के बारे में बात की गई है। तो हम लोग को एक चीज़ जान लेना ज़रूरी है कि हर एक गेम में कितने प्लेयर्स होते हैं। यहाँ पे मैं कुछ गेम के बारे में लिख देता हूँ, बता देता हूँ आपको कि कितने प्लेयर्स होते हैं। बाकी आप लोग उसके बारे में और भी गेम्स के बारे में अपने से आप लोग तैयारी कर लेंगे। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट के बारे में हम लोग जानते हैं कि उसमें कितने होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं। इसी तरीके से अगर फुटबॉल के बारे में बात करें तो फुटबॉल में भी आपके कितने हो जाते हैं? फुटबॉल में भी आपके 11 प्लेयर्स हो जाते हैं। इसी तरीके से हॉकी के बारे में बात करें तो हॉकी में भी कितने प्लेयर्स हो जाते हैं? तो आपके हॉकी में भी 11 प्लेयर्स हो जाते हैं। इस तरीके से ये तीनों गेम जो हैं, इन तीनों गेम्स में जो नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं वो कितने हैं? 11 होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग खो खो की बात करें तो खो खो में जो हमारे प्लेयर्स होते हैं वो होते हैं 9 प्लेयर्स होते हैं। कितने प्लेयर्स होते हैं? 9 प्लेयर्स होते हैं। इसी तरीके से अगर कबड्डी के बारे में बात कर लें तो कबड्डी में जो हमारे नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग पोलो गेम के बारे में बात कर लें तो उसमें कितने होते हैं? उसमें 4 प्लेयर्स होते हैं। तो इस तरीके से आपको एक गेम्स का पूरा एक लिस्ट तैयार कर लेना है और
उसके नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने उसमें खेलते हैं उसकी तैयारी कर लेनी है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका एग्ज़ाम में इससे पूछा ही जाएगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में जो हमारा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें ऐसे ज़्यादा तो कुछ है नहीं इस वाले चैप्टर में, लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे जो कुश्ती होती है हमारे यहाँ, वो दूसरी जगह पे किस किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। गतका, गतका एक वर्ड है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक शब्द है गतका। गतका क्या है? एक तरीके का मार्शल आर्ट है। गतका क्या है? मार्शल आर्ट है। गतका एक मार्शल आर्ट है। यह सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ये सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। तो इस चीज़ को भी आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि ये पूछ भी सकता है कि गतका किस धर्म से जुड़ा हुआ है। सिख समुदाय के लोग वैशाखी तथा गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर खेलते हैं। तो ये जो आर्ट है, मार्शल आर्ट है, ये कब खेला जाता है? तो बैसाखी और गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौसम पर ये खेला जाता है। तो इस पॉइंट को अच्छे से आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और हम लोग इस चैप्टर के बारे में बात करें तो इस चैप्टर में एक चीज़ और है आपका व्यायाम या योग। योग अभी आप लोग जानते हैं कि योग दिवस कब मनाया गया है? तो 21 जून है। वो क्या है? 21 जून आपका जो है वो योग दिवस है। तो आप लोग का इंटरनेशनल योग दिवस है तो 21 जून है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका चैप्टर 2 से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको कि आप लोग अपने ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तीसरा जो चैप्टर है हमारा वो है बीजों का बिखरना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें भी कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें जो सबसे पहले मैंने हाईलाइट किया वो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो आपको नाम याद रखना है, उनका नाम था वर्धमान महावीर। उसके बाद जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड स्थित लछुआर गांव आए थे। इसे जैनियों का एक समूह भगवान महावीर का जन्मस्थली मानता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कुछ जो जैनियों में कोई एक समूह है जो कि मानता ये है कि ये जो प्लेस है सिकंदरा प्रखंड स्थित है लछुआर गांव, ये महावीर जो भगवान महावीर का जन्म स्थल है। ठीक है, ये सबों का नहीं मानना है लेकिन उनमें से कुछ जैनियों का ये ज़रूर मानना है कि ये जो है हमारा उनका जन्म स्थल है। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में तो हम लोग देखते क्या है कि इसमें जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेसिकली इसमें बीज के बारे में बात की गई है। जो बीज होता है एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है, क्या क्या तरीके हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। जैसे कि कुछ बीज होते हैं वो चटक कर बिखरने वाले बीज होते हैं। कुछ बीज जो होते हैं वो हवा में उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि चटक कर बिखरने वाले जो बीज हैं वो कैसे बीज होते हैं। तो उसको आप लोग ध्यान में रखना है कि ये उसका अगर एग्जाम्पल पूछे तो आप लोग बता सकते हैं हरसंगार या गुलमेहंदी के बीज जो होते हैं वो क्या होते हैं? चटक कर बिखरने वाले होते हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से ये ध्यान में रखेंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़े दूसरे पॉइंट के बारे में देखें तो जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में, आगे यहाँ पर तो हम लोगों ने देखा चटक कर बिखरने वाले बीज। आगे हम लोग देखते हैं कि हवा में उड़ने वाले बीज कौन कौन से हैं। तो कपास के बीज जो हैं देख सकते हैं, कपास का जो बीज होता है वो हवा में उड़कर जाने वाला होता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग इसके बारे में बात करें पानी में तैरने वाले, तैर कर बिखरने वाले बीज, तो कमल के बीज जो होते हैं वो क्या होते हैं? पानी में तैर करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। कमल है, कुमुदनी है, इन सब के पौधे के फल पानी में बहते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। तो आपका जो है क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि कमल के बीज जो होते हैं वो चटक कर बिखरने वाले होते हैं या फिर पानी में तैर कर एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले होते हैं या हवा में उड़ने वाले होते हैं।
तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको घुमाकर पूछा जा सकता है। आपको इन सारे ऑब्जेक्टिव जो भी इनके ऑप्शंस हैं उनको अच्छे से याद रखना होगा कि ये चटक कर बिखरने वाले कौन कौन से होते हैं या हवा में उड़ने वाले कौन कौन से होते हैं, इनके नाम को आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे। तो ये जो चैप्टर है हमारा बेसिकली इसमें यही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो आपका आसानी से अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी बचे हुए चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।